जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो मेरे प्रिय साथियों। आजकल आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने साथियों तक, अपने सहपाठियों तक, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और आज की पॉजिटिविटी देखें। एक विद्यार्थी के जीवन की दिखाई दे रही है कहानी। वैसे दफ्तर की फोटो है, ये दफ्तर की फोटो है, विद्यार्थी नहीं है। चलो पर भी से समझ लेते हैं। आप लोग भी दफ्तर जाओगे सरकारी नौकरी प्राप्त करके। बुझी शाम भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे को बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। उन्होंने बताया होगा कि सक्सेस जो है वो इतना सा है, लेकिन जो जीवन का जो पल है, जो प्रैक्टिस है, जो पढ़ाई है, जो संघर्ष है, जो समर्पण है, वो बहुत लंबा होता है। तो इसीलिए इस पंक्ति से मैं यही समझा सकता हूं आपको कि अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, अपने पढ़ाई का जो तरीका है, जो आपके पढ़ाई करने का जो लय है, उसको बिल्कुल मत त्यागिए। आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, इरादे बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई ने किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो है आकाश प्राइम नाम का मिसाइल। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार है? मेगास्थनीज। मैंने मेगास्थनीज के बारे में बताया था कि इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, और ये मेगास्थनीज जो है वो एक क्या रहे हैं, दार्शनिक लेखक कह सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि ब्राह्मणों और श्रमण दो प्रकार के दार्शनिकों के रूप में पहचानने के उल्लेख यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी रचना में लिखा था इंडिका में, जो कि मैंने बताया इंडिका इनकी पुस्तक थी, जिसमें 7 वर्गों में भारतीय समाज को जो है इन्होंने बांटा था, जिसके 2 मुख्य प्रकार थे। पहला था ब्राह्मण, जो वैदिक परंपरा से जुड़े हुए थे, पुरोहित वैदिक ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान, परंपरा, हिंदू धर्म के विचारों को संरक्षित करते थे। और दूसरा है श्रमण, गैर वैदिक तपस्वी, जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे, वो लोग इन पे काउंट होते थे। उसमें जिनमें बौद्ध, जैन, अन्य त्याग आधारित परंपराओं के अनुयायी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने बताया था मौर्य काल के प्रशासन में, मौर्य काल के जीवन काल को। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 1927, कौन सा डेट बताया मैंने? 1927 को 23 जुलाई को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बॉम्बे स्टेशन में भारत में पहले रेडियो प्रसारण शुरू किया था। वर्तमान में देखें तो रेडियो कोई सुनता है नहीं। ठीक है, बचपन में रेडुआ बोलते थे इसको मेरे को याद आ रहा है। तो रेडियो कोई सुनता है नहीं। अधिकतर जितनी भी रेडियो कंपनी है वो एक मार्केटिंग का माध्यम बन गई है। ठीक है, पहले रेडियो का इतना महत्व था कि लोग ताक लगाए बैठे रहते थे कि कब हमें जो है आपका कुछ न्यूज़ मिल जाए जिसको हम अपने मनस पटल पर संजो लें।
लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे माध्यम हो गए हैं जिसके माध्यम से हम न्यूज़ पे जो है जाते ही नहीं हैं, ठीक है। और न्यूज़ एजेंसी साथ ही साथ न्यूज़ चैनल खाली जो है बहुत बकवास दिखाते रहती है। तो हम इससे परे होकर ये जाने कि ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी देश का राष्ट्रीय प्रसारक है जो 23 भाषाओं में 146 बोलियों में 92% भौगोलिक क्षेत्र और लगभग पूरी आबादी को कवर करते हुए 260 से अधिक रेडियो स्टेशनों को विशाल नेटवर्क को कवर करता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ें, चलो। आज के दिन मनाया जाता है 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ठीक है। अगला है, हाल ही में मानसून सत्र 2025 के पहले दिन किस प्रमुख पदाधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आप सभी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्होंने त्याग दे दिया है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है राष्ट्रपति को। अब यहां से एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमें जानना जरूरी है। हम तो जान गए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है वो क्या दे दिए, इस्तीफा दे दिए। अब उपराष्ट्रपति का पद क्या है, कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा है, किस अधिकार के तहत उन्होंने जो है, किस संवैधानिक अधिकार के तहत राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ये सब सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो 21 जुलाई 2025 की ये बात है। पद क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है तो एग्जाम में आपको गड़बड़ नहीं करना है। वो कौन है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक के इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक के इसका उल्लेख है। राज्यसभा के पदेन सभापति का इनको पद मिले रहता है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये पद हमारे भारतीय संविधान में? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। भूमिका क्या है? संसद में संचालन, कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सेतु का कार्य करना, एक जो है दोनों के बीच में माध्यम का कार्य करने का इनका कार्य है। इस्तीफा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है मेरे प्रिय साथियों, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित में इस्तीफा दे सकते हैं, इस अधिकार के तहत इन्होंने जो है आपका इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य का कारण बताया है कि स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं जो है इस्तीफा देता हूं। पद रिक्त होने पर 60 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से चुनाव होना जरूरी है। लेकिन अब इस बीच में जो कार्यकाल होगा उसमें आप ये जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो 545 में से ही चुना जाता है, लेकिन 245 का जो आपका मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं इसके लिए उपराष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन इनके बीच से नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जो कि राज्यसभा का क्या है, सदस्य नहीं होता है ना, ऐसा हमने पढ़ा है। तो अब इस परिस्थिति में वापस लेकर आता हूं 60 दिनों की संचालन प्रक्रिया में, या चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है राज्यसभा के जो है आपका मेंबर्स के बीच से ही एक जो है क्या कहा जा सकता है उसे, तो उपसभापति जो है वो क्या करेगा, इस स्थान में राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। क्लियर? चलो, राज्यसभा की अध्यक्षता जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता उपसभापति कार्यभार संभालेंगे, लिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वर्तमान कार्यकारी सभापति कौन है? तो आपका हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। संबंधित अनुच्छेद बता दिया मैंने 63 से 71, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974 के तहत, मतदाता लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद 788, वोटिंग प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, गुप्त मतदान, चुनाव के समय सीमा 19 सितंबर 2025 से पहले संपन्न कराना अनिवार्य है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 66 खंड 3 में कहा गया है।
न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसको आप लोग सीक्वेंस से लिखना चाहोगे तो वही चीज बाकी आएगा। भारतीय संविधान 1950 में अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होगा। वही चीजें लिखाई हुई है, डिटेल में लिखाई हुई है। मेंस वाले बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। अगला है एडफाल्सीवैक्स, एक वैक्सीन है एडफाल्सीवैक्स। भारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी मलेरिया रोधी टीका है जो किस रोगजनक परजीवी के विरुद्ध है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि मलेरिया रोधी टीका है। तो मलेरिया में कौन सा परजीवी जो है परेशान करता है? तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को जो है आपका परजीवी के विरुद्ध ये कार्य करेगा। प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरस के विरुद्ध ये कार्य करेगा। क्या है ये जो आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस? एक घातक परजीवी है, बहुत ही खतरनाक। दरअसल टारगेट किया गया है कि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त कराना है और वर्तमान की परिस्थिति बेहतर है पूरे एशियाई देशों में। अब ये वैक्सीन भारत का खुद का बनाया हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और साथ ही साथ हम जो है मलेरिया जैसे घातक बीमारी से जो है बच भी रहे हैं। ठीक है, 2 प्रमुख चरणों पे लक्षित है ये। पहला, जब परजीवी मानव शरीर में प्रवेश करता है उस समय भी टीका लगा सकते हैं। जब यह मच्छर के माध्यम से समुदाय में फैलता है तो उसमें भी इसका टीका लगेगा। मलेरिया की रोकथाम के लिए है। जानते हो आप कि मैंने बताया खतरनाक इस परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। संक्रमण की सुरक्षा प्रदान करना, समुदाय स्तर पर मच्छर जनित मलेरिया प्रसार को रोकना, मलेरिया मुक्त भारत मिशन को समर्थन देना, स्वदेशी बायोटेक्नोलॉजी नवाचार को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मलेरिया एनाफिलिस मच्छर जो होती है, मतलब मादा एनाफिलिस जो मच्छर होती है उसके काटने से होता है ना। ये दिख रहा है आपको, मादा एनाफिलिस मच्छर ऐसे दिखाई देता है, बड़ा खतरनाक दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, मेरे को डर लग रहा है इससे। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार होगा, ठंड लगेगा, सिर दर्द होगा। आसपास कहीं पर जल अगर भराया हुआ है तो उसको रोकें, आसपास जो है आपका गंदगी को दूर करें। ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति की है और मैंने बताया कि 2030 तक जो है इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में गुजार मतलब हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? इनको जानते हो? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल पक्षी जो है वो हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। क्या करता है पता है? ये पेड़ों के फल खाएगा, उसमें से जो बीज निकलेगा उसको कहीं पर जाके छुपा देता है, मिट्टी में गाड़ देता है। अब वो मिट्टी में गिर गया, गड़ गया और भूल जाता है। तो सोचिए वो बीज का अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। इस प्रकार से ये पारिस्थितिकी संतुलन में एक बहुत अच्छा पक्षी है जिसका नाम है गुजार कहते हैं, हॉर्नबिल इसका अंग्रेजी नाम है। तो तमिलनाडु में इसे स्टार्ट किया गया, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी घाट की जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए ये कार्य तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइट हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये सभी को क्या करा जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। आर्टिफिशियल घोंसला बनाया जाएगा, उनको आर्टिफिशियल घोंसले के माध्यम से उनको प्रजनन कराया जाएगा, उनके अंडों को सेया जाएगा, उनको खुराक दिया जाएगा, प्रॉपर एक एक चीजें ड्रोन से निगरानी की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 से 26 जुलाई 2025 में ब्रिटेन और मालदीव की
प्रस्तावित यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले पड़ोसी फर्स्ट वाला जो है नियम है हमारे यहाँ, ठीक है, नेबर फर्स्ट। उसके तहत तो मालदीव जाएंगे। मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के प्रमुख हैं। रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है इसमें जाने के लिए। अब क्या रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी है? तो व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीकी सहयोग, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें रणनीतिक वे पे हम कार्य करेंगे, आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएंगे। समुद्री और आर्थिक सुरक्षा साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। बुनियादी ढांचे और पर्यटन के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिटेन और मालदीव जाने वाले हैं। ठीक, चलो, हाल ही में किस देश और संघ ने भारत में नायरा एनर्जी लिमिटेड को प्रबंधित लगाया है? अब देखो, इसमें विवादित प्रश्न है। रूस यूक्रेन में हमला कर रहा है, यूक्रेन परेशान है। ठीक, रूस का ये कंपनी का क्या है, तेल का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपका तेल निकालने का यंत्र है। ठीक है, मतलब गुजरात में स्थित संयंत्र है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम क्या है, प्रतिबंध लगाया है। ये कहाँ का है? तो यूरोपीय संघ का है। सॉरी, यूरोपीय संघ ने जो है इसे बंद करने का निर्णय लिया है, मतलब प्रतिबंधित करने को कहा है। रूस और भारत के बीच में जो औद्योगिक सहयोग रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्तर पे जो राजनीति चल रही है, ठीक है, जैसे वर्तमान में अभी ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही थी, जिसमें ईरान का सपोर्ट रूस कर रहा था, उत्तर कोरिया कर रहा था, और इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, और बाकी सहयोगी संघ कर रहे थे। तो मेरे प्रिय साथियों, इस कंडीशन में जो है ना, ये जो आपका यूरोपीय संघ है वो भारत को इसीलिए कहा है कि आप इसको प्रतिबंध करें। अब यहां मैं बताना चाहूंगा कि भारत रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल मिला है, जिससे देश की ऊर्जा लागत नियंत्रित हुई है। अब ये हो जाएगा तो क्या होगा, आप इसमें अपनी राय दीजिएगा। चलो, 2008 में आया है, एसआर ऑयल लिमिटेड के द्वारा बनाए गए से वाडीनार कच्छ की खाड़ी में इसका स्थान है, नायरा एनर्जी लिमिटेड का। चलो, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धमरा पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया है। 32वां नंबर का जो है आपका सिम्बैक्स 25 कराया जा रहा है भारत और सिंगापुर के बीच में। सैन्य अभ्यास, नौसेना अभ्यास। द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो उसको घोषित करने की क्या जरूरत है, पहले उसको। यूलिया स्विरेंडेको जो है वो यूक्रेन की क्या बनी है, प्रधानमंत्री। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसका आंसर आपको बताना है। गंधार शैली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, आपको इसका आंसर बना। एकदम लइका वाले क्वेश्चन हवा यह। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।